अपने देश की बात है। देखिए अब एक क्वेश्चन अपने देश से आ गया, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय, सब बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन दे रहा हूं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में सर्वाधिक योगदान, में सर्वाधिक योगदान। चलिए मित्रों बताइएगा। अब इस प्रश्न को ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है डियर, पहला ऑप्शन है डियर कृषि क्षेत्र, पहला दिया है, कोई बात नहीं लिख लेने दीजिए, कृषि क्षेत्र। और दूसरा है डियर बी, दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण मतलब समझ रहे हैं, अभी बता देते हैं, समझा देते हैं विनिर्माण क्या होता है डियर। अब जैसे आलू किसान उपजा दिया, आलू को पैदा कर दिया, अब आलू से अगर आपने चिप्स बना दिया, आलू से आपने पकौड़ा बना दिया, आलू से आपने टिकिया बना दिया, किसमें आ जाएगा? विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। वो सेक्टर पढ़ाए ना, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र, सब बताते हैं। और एक तीसरा दिया व्यापार क्षेत्र का, तीसरा क्या दिया? सी व्यापार, व्यापार क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का। और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दे रहा है डियर बैंकिंग क्षेत्र का। किसका है डियर? बैंकिंग क्षेत्र का। ये आपका बैंकिंग, बैंकिंग क्षेत्र का। अब बताइए क्षेत्र का, आप सुनिए। चल किसका है ज्यादा? भारत का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में सबसे अधिक योगदान कृषि का नहीं है, सबसे अधिक योगदान आपका व्यापार क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। हालांकि डियर भारत में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र से जुड़े हैं? कृषि से। लेकिन राष्ट्रीय नेशनल इनकम जो है खेती से कितना होता है डियर? आपका नहीं होता है, सारा चीज होता है किससे? व्यापार क्षेत्र से। आपका कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ेंगे डियर। एक प्रश्न दिया है डियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में गरीबी का परसेंटेज किस राज्य में सबसे ज्यादा है, और किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? दो प्रश्न यहां हैं। भारत का कौन सा राज्य गरीबी के परसेंटेज में सर्वाधिक है? भारत में, भारत में गरीबी कह रहे हैं बिहार नहीं ना है बाबू। बिहार के मजदूर इतना मेहनती होते हैं, देखते होगे आप डियर। एक बिहारी, हाँ डियर सोचिए बिहार कैसे गरीब हो जाएगा? बिहार आपका डियर। भारत में गरीबी का परसेंटेज किस राज्य का है? मित्रों दो बात याद रखिएगा, परसेंटेज के आधार पर अगर पूछेगा तो आप उड़ीसा बताएंगे। भारत में सर्वाधिक जो गरीबी परसेंटेज है उड़ीसा के। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग जो हैं, गरीब लोग सबसे ज्यादा मित्रों कहां पर हैं? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। क्योंकि पॉपुलेशन डियर आपका कितना है? 23 करोड़ है। सोचिए जनसंख्या इतनी ज्यादा है, गरीबी तो आना ही आना। और नहीं तो हमारे यहाँ के युवा जो आपका मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा डियर? आगे चलकर गरीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? गरीब होना तय है डियर। पढ़ा नहीं तो गरीब होना क्या है डियर? तय है। सोच लीजिए डियर। तो दो बात याद रखिएगा। हाँ बोलिए। देखिए डियर यूपी का
23 करोड़ डियर। अब यूपी का टक्कर जनसंख्या में दुनिया के गिने चुने 2-4 देश दे पाते हैं। सोचिए अब 4 ही देश दे पाता है। जानते हैं कौन कौन? एक आपका चाइना, एक आपका रसिया, रूस का, पूरे देश का है ना डियर। दुनिया का इतना बड़ा देश है डियर क्षेत्रफल के हिसाब से। और एक आपका अमेरिका है डियर। अमेरिका की जनसंख्या ज्यादा है भारत से, और भारत से कर है उत्तर प्रदेश राज्य से होगी ज्यादा ना। और डियर पाकिस्तान, हाँ डियर वो भी ज्यादा है। लेकिन बाकी तो डियर आपका जनसंख्या में आपका कोई आपका टक्कर देने वाला नहीं डियर। कोई टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में डियर। यहां पर डियर समझिए, अगर किसी लड़के की शादी अगर आपका फरवरी मार्च से हो गया पहले, तो वो साल के अंदर में आपका एक बच्चा उसका अट जाएगा डियर। मतलब अगला साल शुरू होते होते आपका डियर गजब आपका डियर। जनसंख्या डियर, जनसंख्या कंट्रोल करना है डियर। यहाँ तो 1.5 साल में 2 बच्चे हटा देते हैं। तो जनसंख्या डियर देखिए, जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या को कंट्रोल करना है डियर। जनसंख्या को बिना कंट्रोल किए बेरोजगारी का भी एक कारण प्रमुख ये है, क्या? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। तो बेरोजगारी का एक कारण, प्रमुख कारण में गिना जाता है। फिर आपका देखिए डियर, पोल्यूशन जो चारों तरफ फैल रहा है, तो कहीं न कहीं जनसंख्या। मान लीजिए डियर आपका सरकार नारा देती है हम दो हमारे दो, तो ये ठीक है डियर, हम दो हमारे दो। थोड़ा 2 से अगर बढ़ गया 3 तो थोड़ा चल जाता है। अब गांव में आपका डियर कोई, अब हमसे कितने लोग पूछते हैं, कभी कभी जाते हैं जहां भी गाँव में इधर उधर, आर के सर आपके कितने बच्चे? तो हम कहते हैं कि 2 बच्चे हैं हमारे, बस 2 ही। अरे भैया समझ नहीं आता, कितना होना चाहिए डियर आपका, कितना होना चाहिए? कहेंगे बस 2 ही। जब आपका डियर आपका। तो मित्रों आप लोग ध्यान रखिएगा, नए जनरेशन को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जनसंख्या आपका कंट्रोल करना है और 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो, इसी फार्मूले पर हम सभी लोगों को आगे चलना है। हम लोग सुखी रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा डियर आपका, हमेशा एकदम आपका डियर। और इससे भी कम हो तो और अच्छी बात है डियर। जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी डियर, आने वाले दिनों में सोचिए आपका डियर, गांव में बसने के लिए घर नहीं मिल पा रहे। सोचिए, खेती बाड़ी कम होती जा रही, कम होती जा रही। हर जगह क्राउड डियर, भीड़ देखिए, जहां भी लगी है आपका वहां लाइन, जहां भी जाइए वहां लाइन। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है डियर, मानव विकास सूचकांक डियर। सोचिएगा, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक बहुत पूछता है डियर। एक क्वेश्चन कह रहा है, इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं डियर? इसको किसने बनाया है? हाँ डियर, एक पाकिस्तानी आपका मुस्लिम अर्थशास्त्री ने बनाया इसको डियर। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, मानव विकास सूचकांक पूछेगा किसने बनाया है, तो बनाया है डियर, उनका नाम है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने किया था, महबूबुल हक। और डियर इसका फुल फॉर्म है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशंस
डेवलपमेंट DEVLOPMENT डेवलपमेंट, P से प्रोग्राम। सही मित्रों, धन्यवाद। तो UNDP का फुल फॉर्म यदि पूछता है तो बताइएगा सही और लिख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने बनाया है? महबूबुल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। महबूबुल हक डियर। और डियर पहली बार मैं सुन रहा हूं डियर, मतलब अच्छा काम किया है उन्होंने। और डियर एक पाकिस्तान की लड़की जिनका नाम आपका पूरी दुनिया में आपका चलता है, मलाला यूसुफजई, जिनको आपका शांति का नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में सबसे कम उम्र में मिला था। सोचिए 2014 में उन्हीं के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और डियर मलाला यूसुफजई की उस समय उम्र आपका महज 20 साल से भी कम थी। सोचिए 20 साल की भी उम्र नहीं हुआ और दुनिया का इतना बड़ा पुरस्कार आपका नोबेल, शांति का नोबेल प्राप्त कर लिया डियर। और जानते हैं नोबेल कहां से बढ़ता है शांति का? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अब 5 क्षेत्र का पुरस्कार बढ़ता है कहां पर? स्टॉकहोम, आपका जो राजधानी कहां की है? स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर, दिया है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंध रखती? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंध रखती है। और डियर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले सर्वप्रथम डियर किसने किया था? किसने किया था? अच्छा किसने? किसने किया था? एक प्रश्न है मित्रों। लेकिन एक बात ये हम करेंगे आपका, कि कौन सी संस्था है जो करती है? CSO करती। शाबाश। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा। कौन सी संस्था करती है डियर? अभी प्रश्न का जवाब मैंने दिया ही नहीं। अभी तो ये बताया डियर कि भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाला कौन सा संस्थान है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल, सी से सेंट्रल, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब प्रश्न का जरूर उत्तर देख लीजिएगा। सबसे पहले किया था राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। मित्रों कोई कंफ्यूजन? तो सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अब ये प्रश्न आएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भारत के किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा किया जाता है। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि इसे CSO न लिखे, वहां फुल फॉर्म लिख दे पूरा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बहुत अच्छा, शाबाश डियर। आगे है डियर, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये बड़ा गजब प्रश्न है डियर। जरा बताइए तो इसका। भारत की राष्ट्रीय आय, चलिए यहां की लिखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। सर्वाधिक योगदान दे रहा हूं। सर्वाधिक योगदान किसका है?
किसका है मित्रों, बताइए। शाबाश, ऑप्शन दे दूं? डियर बहुत आसान लिखेगा। पहला लिखा है डियर प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। दूसरा है डियर द्वितीयक सेक्टर। और डियर तीसरा है तृतीयक सेक्टर। सेक्टर एक में बहुत पहले पढ़ाया था, पता नहीं अब आप लोग भूल गए होंगे कि थोड़ा बहुत याद है। और डियर जानते हैं उसमें उत्तर क्या देंगे? ये आपका तृतीयक सेक्टर देंगे डियर। अब प्रकृति ने जो आपको दिया है वह किसमें आता है? प्राथमिक सेक्टर में। जैसे आपका डियर सपोज कर लीजिए कोयला है, कुछ भी चीज है, अब कोयला जमीन के अंदर है। जैसे मान लीजिए आपका आलू का उत्पादन हो गया, भैंस है, जानवर है, ये सब आपका प्रकृति ने दिया है ना आपको। भैंस किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। वो किसमें आ जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में। और द्वितीयक में क्या है? मान लीजिए, छोड़िए, हटाइए, आलू पैदा किया आपने, आलू जो पैदा किया तो वह किसमें आ जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में। आलू से अगर आप फैक्ट्री लगाकर, मान लीजिए फैक्ट्री लगाकर, ये आनंद मान लीजिए फैक्ट्री लगा दिया और आपका चिप्स की फैक्ट्री, चिप्स, आप इसकी जो फैक्ट्रिया है, फैक्ट्रिया किस में आएगी? द्वितीयक क्षेत्र में आएगी। जितना भी निर्माण इकाइयां होती, जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां मित्रों, वह किस में आती है? द्वितीयक में। अब फैक्ट्रिया से जब बन के चिप्सिया निकल जाएगी बाजार में, बाबू आपका उलितपुर में बिकेगी, तो किस में आएगा? वह तृतीयक में आएगा। व्यापार जो होता है, देखिए रॉ मटेरियल आपने धरती से उत्पादित किया, प्राथमिक में आएगा। उसको ले जाकर फैक्ट्री में कोई सामान बनाया तो फैक्ट्रिया आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। और उसमें का बना हुआ सामानवा जब बाजार में बिकता है वह किस में आता है? तृतीय सेक्टर में। सेक्टर में आपको एक बार और डिटेल पढ़ा दूंगा पूरा बेहतरीन ढंग से। उसकी टॉपिक बहुत बड़ी होती है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना ही जानिए। तृतीय सेक्टर क्या होता है? जो भी चीज कुछ भी हो, सिंपल मान लो आपका डियर, छोड़ो डियर, पानी बाबू मशीन से निकाला या समरसेबुल से निकाला तो क्या है? निकाल दिया, वो किस में आएगा? प्राथमिक सेक्टर में। मशीन लगा दिया, ट्यूबवेल लगा दिया, पानी निकाल दिया, प्राथमिक सेक्टर हो गया। वो पानी ले जा करके कोई आपका गांव में आरओ की मशीन लगा दिया, लगा करके उसको फिल्टर कर दिया। आरओ का जो प्लांट लगाया है डियर, वह आपका द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। और उसमें से जो आपका मिनरल बॉटल में भर के आधा लीटर 1 लीटर का जो भर के बाजार में या तिलक बरच्छा में जो आजकल आता है टेबलों पर बॉटल, तो बॉटल जो आया है, जो कंपनी ले जाकर उसको बेच रही है, जो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग करने वाला जो क्षेत्र होता है वो किस में आता है? द्वितीयक में आता है डियर। कोई बात नहीं, हो तो अधिकता है, लेकिन डियर कभी भी एक ख्याल रखना चाहिए डियर। मान लीजिए पानी तो लड़की वाले ने व्यवस्था किया होगा ना, इसलिए कभी भी डियर आपका ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग कम से कम पढ़े लिखे हैं डियर, कभी भी आपका सार्थक या क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव बनिए, डिस्ट्रक्टिव कभी मत बनिए डियर। तो हमेशा आपका किसी चीज का सार्थक उपयोग करिए। खाना आप उतना ही लीजिए जितना आपको खाना है। कितने लोग ट्रे में आपका ज्यादा भोजन ले करके, जिसको आपका कहते हैं डियर गांव की भाषा में क्या कहते हैं, हौवा, वो पूरा आपका ले लेंगे।
और सब उसमें छोड़ देते हैं डियर। नहीं करना चाहिए डियर का ऐसा। हाँ कौवा नया नया शब्द निकाल देते हैं डियर का। अब डियर इस क्लास को बस इसी पर रखते हैं क्लोज। 2-3 क्वेश्चन और था, अगर कहें तो हम आपका पूरा कर देते हैं। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन, अवमूल्यन माने होता है डियर, अवमूल्यन शब्द का अर्थ, ये सारा प्रश्न इकोनॉमिक्स का ही है आज। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है मित्रों, समझिएगा अर्थ क्या है। अवमूल्यन माने होता है डियर सिंपल, कोई ऑफर, कोई क्या ऑफर, डबल एफ रहता है। अच्छा, या आपका डियर ऑफर को दूसरा शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए, कोई चीज को सस्ता कर दीजिए, बस क्या कर देंगे? सस्ता। तो सस्ता कर देना या किसी के मूल्य में गिरावट, उसको अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए मित्रों, सिंपल मूल्य में गिरावट, मूल्य में क्या चीज? गिरावट, ये आपका अवमूल्यन कहलाता है। इंग्लिश वर्ड बताइए माही, आप बता दीजिए इंग्लिश वर्ड आपका। हाँ डिप्रिसिएशन, गणित में पढ़ाया हूं ना, डिप्रिसिएशन 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 डिप्रिसिएशन। देखिए जब तक आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, कहीं भी आप लोग अपनी इमेज को प्रस्तुत करना है बढ़िया, तो वर्डों का सही इस्तेमाल इंग्लिश में किया करिए ज्यादा ज्यादा, और अपनी भाषा को लगभग 80% इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करिए। ये आपका होता है, आपका कोई भी इंसान जान जाएगा कि आप पढ़े, एक वाक्य में पकड़ लेगा कि कितना हिंदी यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंग्लिश वर्ड अपनी भाषा में इस्तेमाल करिए, और हो सके तो ज्यादा ज्यादा आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश बोलने के लिए कोई कहीं कोचिंग जाना कोई बहुत एसेंशियल नहीं होता है डियर, कोई एसेंशियल नहीं होता है डियर, एसेंशियल नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करें तो अंग्रेजी बोल सकते हैं डियर, ओनली ट्राई टू। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो गलती का तो एकदम परवाह ही मत करें, बस मिला जुला के बोल रहे हैं, अगला समझ रहा है, अच्छी बात खत्म। ये नहीं देखा जाता है कि वो ग्रामर के हिसाब से सही है गलत है, बोला आपने समझा, हो गया इंग्लिश फाइनल आप खड़े। तो मित्रों देखिएगा, अवमूल्यन शब्द का मतलब होता है मूल्य में गिरावट या ऑफर या सस्ता। बात समझिएगा, अभी पूरा समझ में आया नहीं। देखिए मान लीजिए $1 जो अमेरिका का है, सपोज कर लीजिए ये 70 रुपए के बराबर, लगभग ये आंकड़ा थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए अमेरिका का $1 70 रुपए के बराबर। अब आपको विदेशियों को भारत में लाना है, तो विदेशियों को अगर भारत में लाना है, आपको क्या करना चाहिए? यानी मूल्य में गिरावट आप कर दीजिए कि $1 बराबर आपका कर दीजिए 100 रुपया। आप 100 रुपया जब कर देंगे, हमारी बात अगर मान ले सरकार ना, तो एक दिन में आपका समझिए आपका 10 से 12 लाख लोग विदेशी आपका भारत में आ जाएंगे। बस कुछ मत करें, $1 को 100 रुपए के बराबर कर दे। लेकिन ये आपका बात समझिएगा बहुत ध्यान से, $1 को अगर भारत में 100 रुपए के बराबर कर दिया जाएगा, तो अमेरिका का कोई भी बुढ़वा अगर चलेगा वहां से घूमने के लिए भारत में, तो मान लीजिए वो $1000 लेके चला। कितना मित्रों? $1000। भारत में वो कन्वर्ट करेगा रुपए में, तो जानते कितना पाएगा? 2 जीरो को आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका डियर कितना हो गया? आप जोड़िए जरा, तो कितना हुआ? 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना हुआ? 1 लाख ही हुआ ना। अरे भाई 1 पैसा 3 जीरो का 2 जीरो बढ़ा देंगे आप, कितना हुआ? 1 लाख रुपया। सोचिए $1000 लेके चला आदमी, अब भारत में कन्वर्ट किया, कितना हो गया? 1 लाख रुपया। आराम से हुआ आपका, पूरे भारत के कोने कोने घूम डालेगा।
जाएगा, आराम से घूमेगा। भारत में थोड़ा सही होता है ना, हम गए हैं, कुशीनगर थे, अब कुशीनगर पहले हम जो है बहुत बार गए। समझिए कुशीनगर जो पर्यटन स्थल है उसको कम से कम नहीं तो डियर शतक तो शायद बन ही गया होगा डियर। अब वहां जाते थे ना डियर, तो वहां देखा हमने विदेशी आते हैं ना, तो विदेशी आते हैं तो एक अधिकतर वो पेयर के साथ आते हैं विदेशी, अपना पति पत्नी सब आते हैं। एक वहां का गांव का लड़का, गांव के लड़के सब कुछ नहीं करते हैं, सब वो गांव का जो बिरहा होता है ना उसी को लेके आए सब, लेके आए आपका, और वो सब ये कहने लगे उसको, इट इज अ डोमेस्टिक लोटस ऑफ इंडिया का और डियर उसको सब जो है बेच दिए। बता रहे हैं डियर, एगो बिर्रा के फूल को बेचा आपका 100 रुपए में। अब बड़े वाह, दिस इज आपका डोमेस्टिक लोटस ऑफ इंडिया। छोट लड़का, एक लड़का क्या किया, उसी में का बिरहवा का जो टोटिया होता है उसी को तोड़ के माला बना लिया, इतना पटवा तोड़ निकाल लिया, और उसी को का इट इज आपका इंडियन डोमेस्टिक पाउंड आपका गार्नेट। अरे वाह मैडम, आपका दिस इज वेरी आपका लुकिंग, अरे वेरी मोर लुकिंग, आपका मोर ब्यूटीफुल लुकिंग फॉर यू, आपका यू कैन टेक इट अप। वो सब उतना अंग्रेजी बोल लेते, छोटे बच्चे होते। अब वो आपका बिरहा का जो टोटिया होता है उसी में से घुमा के बांध दिया था, जगह काट के निकाल देते, पत्ती से काट निकाल देते, और उसको बेच देते सब आपका 200 रुपए में, 300 रुपए में। सोचिए एक आपका जो हमारे यहाँ तालाब उलाब में वो क्या होता है, लेढ़ा होता है ना, वो डंटे की तरह जाम जाता है, उसी सब कुर्सी बनाए थे, कुर्सी पतन कैसे उसको बीन करके बना दिए थे, उसको सब बेच दे रहे थे। ये देखिए आपका इंडियन इक्वेंट, टेक इट आपका फॉर अमेरिका, आपका इट इज द इंडियन चेयर आपका, आप इन कुशीनगर गजब आपका कमाते थे डियर आपका। तो विदेशी जो है ना आते हैं तो उससे इनकम आपका बढ़ जाता है। लेकिन डियर मित्रों ये बताइए, इससे आपका एक घाटा हो सकता है तब जब आपका भारत कोई सामान को खरीदने जाएगा विदेशों से, तब भारत को घाटा होगा, क्योंकि वहां पर तो डॉलर में रहेगा, उसको देने के लिए भारत को खूब पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये आपका मुद्रा का मूल्यांकन तब करना चाहिए सरकार को, जब सरकार विदेश से जितना भी खरीदारी कर ले, जब अपना सामान बेचना है बस आपका मूल्य का गिरावट कर दे और विदेशी आए, डियर आप ऑटोमेटिक आपका भारत में इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी, आगे बढ़ा जाए डियर। अगला एक क्वेश्चन डियर, एक बात जानिएगा, अगला प्रश्न, ये आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है मित्रों बताइएगा। आरबीआई का मुख्यालय याद रखिएगा, आरबीआई जानते हैं, आरबीआई का कई प्रश्न पूछता है। एक तो स्थापना कब हुई है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, शाबाश, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। समझिए आरबीआई के बारे में थोड़ा समझिए। आरबीआई वीडियो तो हमारा लंबा हो ही जाएगा, कोई बात नहीं डियर आपका। चलिए आरबीआई समझा देते हैं पूरा। देखिए आरबीआई, इसको आप फुल फॉर्म कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मित्रों क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ये हो गया इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली बात आरबीआई की स्थापना डियर हुई है 1935 में, स्थापना। तो डियर इसको लिख लीजिएगा, स्थापना हुई है 1935। कब है डेट, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, चलिए 1 अप्रैल हुई, अप्रैल ये हो गया। अब डियर अगर पूछता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था,
तो राष्ट्रीयकरण डियर, राष्ट्रीयकरण डियर ये हुआ है 1949 में। कब डियर? 1949 में। कोई कंफ्यूजन? एक प्रश्न और पूछता है, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहली बार सन पूछा है। पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बता रहा हूं डियर। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन दिया 1949, 1959, 1969, 1979। सही जवाब है 1969। पहली बार इंडिया में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का पहली बार। आरबीआई होता क्या है थोड़ा समझिए आप। आइए देखिए। पहली बात, मुख्यालय कहाँ है मित्रों? मुख्यालय मुंबई है। मुख्यालय मुंबई है। एक बात और बता दीजिए मित्रों कि इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? नई नोट निकालिए, हाथ में फटाफट बताइए कौन है? शशिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास। ओके डियर, शक्तिकांत दास डियर। पहली बात ये आपको जानना चाहिए हर वक्त। अब बड़ा आराम से डियर आप कोई भी नोट निकालिए नई, अब देख लीजिए किसका नाम छपा है, उसमें जान जाएंगे। एक बात डियर। दूसरी बात छोड़िए, मुख्यालय इसका मुंबई। आईसी को, आरबीआई को एक और नाम देते हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन है डियर? आरबीआई। शक्तिकांत दास। मित्रों एक बात और समझिएगा, ये आरबीआई का काम क्या होता है डियर? आरबीआई जो बहुत सारा काम करती है उसमें एक काम ये करती है, बैंकों को लोन देने का काम। बैंकों को पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है। अब मान लीजिए बैंक ने आपसे कहा भैया आप लोन ले लीजिए, कितना परसेंट ब्याज पर? 10% ब्याज पर। ये बैंकवा छापेगा नहीं ना पैसा, ये भाग के जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा चाचा कुछ लोन दे दीजिए, और वो उनसे लेके आएगा कितना परसेंट पर? 6%। तो वो अपने चाचा से लाएगा कितने परसेंट पर? 6%। आपको दिया कितने परसेंट पर? 10%। 4% इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। यही बैंक क्या करता है? कमाता है। आपसे कहेगा आप पैसा जमा करेंगे, आपका ब्याज दर बहुत कम देता है डियर। आप ही का पैसा बाजार में वही आप जमा करेंगे, और ये चालू खाता में जो पैसा जमा करते हैं उस पर तो ब्याज बहुत नॉमिनल होता है डियर, एकदम बहुत नॉमिनल होता है। 1 लाख रुपया जमा करेंगे तो कुछ सैकड़ा में आपका साल भर में पड़ेगा। सोचिए बहुत कम होता है चालू खाता में। चालू खाता में यही होता है अपना पैसा जमा किए, फिर जब चाहिए अपना निकाल लीजिए। लेकिन जब आप उसको एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में आप जब जमा करेंगे बैंक में, तब उसमें ठीक ठाक जो है ब्याज दर मिल जाता है। इसलिए आपको चालू खाते के रूप में, चालू खाते में ज्यादा पैसा आपको नहीं रखना चाहिए। आपको उसको पैसा है तो उसको फिक्स्ड कर दीजिए, तो आपका ब्याज की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चालू खाते में कुछ नहीं होगा, जो रहेगा वही। अब उसमें यही है कि जब आप चाहें उसको निकाल सकते हैं और जब चाहें उसमें डाल सकते हैं। और जो वैसा होता है फिक्स्ड होता है, उसमें आपको एक निश्चित समय के लिए कुछ धनराशि को आपको डिपॉजिट करना पड़ता है डियर। तो बैंक क्या करता है? देखिए जितने भी बैंक होते हैं वो पैसा कहां से लाते हैं? आरबीआई से। आरबीआई से पैसा लाएंगे, ला करके पैसे को बाजार में बांट देते हैं। आप फिर आपसे असूलेंगे, आपका असूल करके 6% उनका ब्याज तो देवा करेंगे। 4% इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक।
वो बैंक का फायदा हो जाएगा। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। आगे डियर बढ़िएगा और लगभग आपका एक चीज और, एक प्रश्न और आप तैयार रखिएगा। बैंक का नोट प्रेस कहाँ है डियर, एक प्रश्न पूछा है। बैंक का नोट प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक का नोट प्रेस ये मित्रों आपका जो है देवास में, देवास लिखिएगा, देवास पड़ता है एमपी में। और अगर कह दिया डियर बैंक का नोट प्रेस तो मान लीजिए पूछ दिया तो बता देंगे देवास, लेकिन करेंसी नोट प्रेस कहाँ है तो आप बताइएगा नासिक में। करेंसी नोट लिख दीजिएगा, करेंसी नोट प्रेस कहां पर है तो लिखिएगा नासिक में। और डियर अगर आपको कभी भी पूछ दिया जाए कि 1 रुपए का सिक्का कोई भी हो, 1 रुपए की बात छोड़िए, सिक्का या 1 रुपए की नोट में सबसे छोटा क्या होगा 1 रुपया। और सिक्का कोई भी हो, सिक्का हो या 1 रुपए की नोट, ये दोनों आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर दस्तखत किसकी होती है। अब भैया सिक्का पर दस्तखत ना होगी, सिक्का पर दस्तखत होता है बाबू नहीं, सिक्के पर दस्तखत नहीं, तो दस्तखत नोट पर होती है। अब पूछता है 1 रुपए की नोट, लड़के धड़ाक निकालते पैसा है 1 रुपया तो ये नहीं, आपका नोट देखेंगे क्या। पेपर सेटर भी ऐसा ही पूछता है, 50 का पूछता सबके जेब में रहता, तब तक निकालते देखते अब। लिए 1 रुपया पहली बात की नोट पर ही दस्तखत होता है, लेकिन किसका होगा 1 रुपए की नोट है तो वित्त सचिव का, अब बाकी उससे बड़ा है तो हाँ आरबीआई गवर्नर की दस्तखत होती है। तो याद रखिएगा डियर पूरा प्रश्न आपका। और डियर वित्त मंत्रालय के पास आपका होता है डियर 1 रुपए की नोट और सिक्का जारी करने का अधिकार डियर, ये किसके पास होता है वित्त मंत्रालय के पास होता है। तो डियर आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद।